नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुए एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के विषय में, जहां एक प्रेग्नेंट वुमेन को जिनको एडमिट करने से वहां की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है उसने मना कर दिया। दोस्तों इसी पे बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि किस तरीके से बाद में जब इन्होंने एडमिट नहीं लिया तो औरत को जो प्रेगनेंसी हुई वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर हुई, लेकिन इन डॉक्टरों का ईमान नहीं कांपा। दोस्तों ईमान नहीं कांपा और जानेंगे दोस्तों कि व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पेशेंट। एक मरीज जब जाता है हॉस्पिटल में तो उसके कर्तव्य क्या है और उसके अधिकार क्या है दोस्तों, और जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें कौन सी गाइडलाइन दी है। दोस्तों ये बात शुरू होती है जब एक 30 साल की महिला जो है प्रेग्नेंट रहती है, उसके घर वाले उसको लेकर के दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आते हैं और अस्पताल अथॉरिटीज ये कह देती हैं कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज जब मना कर देती हैं तो वो जब बाहर जाते हैं तो लेबर पेन चूंकि हो रहा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, तो वो जो बच्चा है दोस्तों वो इमरजेंसी हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसी के सामने होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बच्चे होने की प्रक्रिया है। इसी बीच दोस्तों वहां की जो कंप्लेन भी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इधर हॉस्पिटल अथॉरिटीज ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि आप एडमिट हो जाओ, आप अपने पेपर्स ले आओ, एडमिट हो जाओ, लेकिन ये लोग पेपर लेके नहीं आए इसलिए हम लोगों ने एडमिट नहीं किया। और इधर ये जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, और जब हमें बताया गया कि अब आपको एडमिट नहीं किया जा सकता है तो हम लेके जा रहे थे। इसी क्रम में महिला को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से जो है लेबर पेन की वजह से यहीं पे बच्चा जो होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि हिंदुस्तान में एक सफदरजंग अस्पताल में ये मामला आ गया, चूंकि मीडिया वहां पे है, चूंकि ये पूरे इंडिया का कैपिटल है, इसलिए ये बातें जो है डिस्क्लोज हो गई और लोग सब कोई एक्टिव हो गया। लेकिन ऐसे आए दिन घटनाएं होती हैं दोस्तों, लेकिन उसमें कोई ना इसे दिखाता है ना उसे ये समझता है कि दिखाना जरूरी है। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले मैंने जब एक वीडियो बनाई थी, दोस्तों आप जानते होंगे कि एक बच्चा जो है अपने भाई को लाश को लेकर के और सबके सामने खड़ा था और हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है एम्बुलेंस देने से मना कर दी थी। उसी तरीके का ये भी इंसिडेंट है दोस्तों, चूंकि ये आए दिन हमारे बिहार के पटना में हो या बक्सर में हो, बक्सर में तो कई मरतबा ऐसा देखने को मिलता है कि ना एम्बुलेंस मिलता है, ना हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है हॉस्पिटल में जो है कुत्ते घूमते हैं। ये कॉमन सी चीजें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये यही सफदरजंग अस्पताल में ही हुआ है, ऐसा बहुत सारा। इससे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो शाहजहांपुर की ये घटना है, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना देखने को मिली है। कोल्हापुर में तो उसको एडमिट करने से मना कर दिया और बच्चा और जच्चा दोनों ही मर गए रोड पे। इससे पहले और एक घटना अगर आप जानते होंगे तो मध्य प्रदेश के भिंड जिला में हुआ। तो ऐसी घटनाएं इंडिया में देखने को मिलती है और आपको जान करके ताज्जुब होगा दोस्तों, जो इसमें यह घटना हुई है, इसमें चूंकि ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 5 डॉक्टरों को वहां से हटाने का काम किया है। और इसके साथ साथ दिल्ली महिला वुमेन जो है वो वहां पे नोटिस इशू कर चुकी है डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है, जो भी कल्प्रिट्स हैं इसमें। तो ये घटनाएं हो गई, ये बाद में अभी बच्चे को एक गायनेकोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शन में रखा गया है, जच्चा भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, जो दिल्ली में इंसिडेंट हुई है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि दोस्तों ये नई कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान में ये आम बात है, लेकिन ये आम से खास तब हो जाती है चूंकि जो प्लेस का डिफरेंस होता है, प्लेस का डिफरेंस होता है। दोस्तों जो ये काम इन्होंने किया है डॉक्टर्स ने लेडीज को एडमिट ना करके, इसे मेडिकल नेग्लिजेंस मानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है उसे एक लाइन में आप समझने की कोशिश करें, तब हम बात करेंगे कि राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पेशेंट। मेडिकल मैलाप्रैक्टिसेस और मेडिकल नेग्लिजेंसी, मेडिकल एरर्स। तो सबसे पहले दोस्तों मेडिकल malpractices occurs when a health care professionals provider neglects to provide appropriate treatment, omits to take appropriate action, give a substandard treatment that cause harm, injury, death of patient। अगर किसी मेडिकल प्रोफेशनल को कोई स्टेप लेना है, अगर वो स्टेप नहीं लेता है मेडिकल कंडीशन में तो उसे हम मेडिकल नेग्लिजेंस मानते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे इट इज़ अ मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न दोस्तों, क्योंकि जो भी मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है दोस्तों
वो क्या होते हैं। इंडिया में आपको जान करके ताजुब होगा, हमारे देश में दोस्तों 52 लाख लोग मेडिकल इंजरी हर साल होती है। और जानते हैं कितने लोग मर जाते हैं? 98,000 लोग जो है मर जाते हैं दोस्तों। 98,000 लोग मेडिकल नेग्लिजेंसी से मर जाते हैं। और वो मेडिकल नेग्लिजेंसी करने वाला कोई और नहीं, या तो डॉक्टर होता है, नर्स होता है, वो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं दोस्तों। और केवल मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से जान चली जाती है। और दोस्तों हर एक मिनट में 10 लोगों की जान चली जाती है मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से। और इसके साथ साथ दोस्तों मेडिकल एरर्स जो है 11 लोगों की मौत होती है हर एक मिनट में इंडिया में। अच्छा दोस्तों, ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न में क्यों बोल रहा हूं? इस पर ध्यान देना होगा भारत सरकार को, इस पर ध्यान देना होगा स्टेट अथॉरिटीज को दोस्तों, तब जाकर के व्यवस्थाएं जो है सुधरेंगी दोस्तों। ये तो अच्छा, ये कब होता है दोस्तों? जो मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है, होता कब है? तो जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं, तो डेथ हो जाती है पेशेंट की। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कितने प्रकार के जो है, नक्सल में बता रहा हूं कि कितने प्रकार का है जो मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। रॉन्ग डायग्नोसिस, जैसे आपको ये मालूम करना है कि क्या प्रॉब्लम है, वो मालूम करने में देर लग जाती है। डिले इन डायग्नोसिस, ये भी है, डायग्नोसिस क्या करना है हमको ये मालूम ही नहीं चल पाया, उसकी वजह से मौत हो जाती है। एरर्स इन सर्जरी, ये भारत में बहुत देखने को मिलती है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अपना कैंची भूल गया, उसी में पेट में सिल दिया। अभी कुछ दिन पहले एक सूचना आई थी कि न्यूज आई थी कि एक डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर रहा था, उसी में उसकी घड़ी छूट गई थी। और दोस्तों चौथा सबसे बड़ी बात, चाइल्ड बर्थ एंड लेबर्स माला प्रैक्टिसेस, यानी कि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन को चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड बर्थ जब होता है, उस समय दोस्तों ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। लेकिन हमारे ये मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, इन्हें सलाम करना होगा कि वो उसे आसानी से बना देते हैं। नहीं तो जिस समय एक बच्चे की जन्म होती है, माँ और बच्चा और डॉक्टर्स सारे लोग जो हैं लगे होते हैं। वो एक बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कठिन प्रक्रिया से एक बच्चे की जन्म होती है, और उसको मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है उसे टेक केयर करके अच्छे से करते हैं। जब वो टेक केयर नहीं कर पाते हैं, तब जो है महिला और बच्चे की मौत हो जाती है। उसी को हम मेडिकल नेग्लिजेंसी कहते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट के राइट क्या होते हैं। एक मरीज जब किसी भी हॉस्पिटल्स में जाता है, या वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो उसके मूल राइट्स क्या होते हैं। इंडिया में कई तरह के लीगल प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों, इंडिया में कई तरह के लीगल प्रोविजन हैं दोस्तों रिलेटेड टू पेशेंट। अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट है, अलग अलग जो एक्ट्स हैं। जैसे एक सबसे बड़ा एक्ट और सबसे बड़ा लॉ जो आप जानते होंगे, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये मूलभूत जो है दोस्तों लॉ है। इसमें आप आर्टिकल 21 में आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में जाएंगे तो वहां पे दिया है राइट टू लाइफ, टेक केयर, जितनी भी जल्दी हो हॉस्पिटल्स में आप जो है अगर इमरजेंसी कंडीशन में, उसमें पूरा बहुत लंबा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरा है तो दोस्तों इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल्स कंडक्ट इक्विटी एंड एथिक्स। ये जो रूल है, रेगुलेशन 2012, ये दो मैंने बताया। तीसरा है दोस्तों द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। तो ये सारे दोस्तों जो हैं राइट्स दिए गए हैं, ये एक्ट्स दिए गए हैं कि एक जब हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है उसके राइट्स क्या हैं दोस्तों। इन सभी कानूनों को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों मैं एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको। इन सभी कानूनों को, जैसे कि मैंने आपको अभी 5 कानून बताए, इन 5 कानूनों को रेगुलेट करने के लिए कोई भारत में अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है जिससे कि ये इंप्लीमेंटेशन हो सके। और जैसा कि अगर आप बाहर कंट्रीज में जाएंगे, इंग्लैंड में, यूके में, तो वहां होती है दोस्तों, लेकिन इंडिया में नहीं होती है। अब दोस्तों आपकी सबसे बेसिक राइट में, सम बेसिक राइट्स ऑफ द पेशेंट, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट है दोस्तों। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, राइट टू गेट इमरजेंसी मेडिकल केयर देना है आपको किसी भी पेशेंट को, या वो कोई भी पेशेंट हो दोस्तों, या इंजुरी पर्सन अगर कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, तो उसको जितना जल्दी हो उसे देना है। राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट राइट टू रिसीव ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हॉस्पिटल किसी भी क्रम में भेदभाव नहीं करेगा किसी भी पेशेंट से। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, राइट टू सेफ्टी, क्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। और राइट टू बी
सीक रिड्रेसल, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो वहां पे कंप्लेन बुक होती है, आप उनके खिलाफ कंप्लेन लिख सकते हैं। जो उसके बाद मैंने आपको राइट टू सेफ्टी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स बताया था, वो भी है कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, सारे कुछ दिन है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या गाइडलाइन है। तो जैसा कि आप जुडिशियल इंटरवेंशन इसमें बहुत बड़ा है दोस्तों। आर्टिकल 21 भारत के संविधान जो है दोस्तों, राइट टू लाइफ ऑफ एनी पर्सन, failure of the part of government hospital to provide timely medical treatment to a person, treatments as a violation of the right of life, आर्टिकल 21। अगर आपको कोई समय पर उपलब्ध नहीं कराता है, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा है, अपने 2 जजमेंट दिए हैं दोस्तों। इसमें पहला जजमेंट है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 एंड नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993। अगर आप जो है एक मेडिकल, जिसको इमरजेंसी में मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है और कोई हॉस्पिटल प्राइवेट हो सरकारी हो, अगर वो अवेलेबल नहीं कराता है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। और यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर के वो हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है उस पर आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं दोस्तों, डिमांड कर सकते हैं। बाकी आपको दोस्तों ये कैसी वीडियो लगी, ये जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।